हेलो, थार क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। और सदा की तरह जो हमारा एक मिशन चल रहा है इतिहास का मैराथन कक्षाएं, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है 1885 ईस्वी से पहले भारत में राजनीतिक संगठन। इस टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि 1885 से पहले कौन से संगठनों की बात करने वाले हैं, हम राजनीतिक संगठनों की बात करने वाले हैं। 1885 को इधर हम एक टाइम ये रेखा कैसे खींची। 1885 में बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उससे पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था। उन राजनीतिक संगठनों के जो मुख्य मुख्य राजनीतिक संगठन हैं, उनके बारे में हम अभी अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि इस 19वीं शताब्दी के भारत का एक मानचित्र मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस मानचित्र को थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले कि ये हमारा जो मेन जो मोटो जो कंटिन्यू जो लाइन मैंने दे रखी है, ये हमारा एक प्यारा भारत है, वर्तमान का प्यारा भारत है। उससे लेकिन हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? हम उस भारत की बात कर रहे हैं 19वीं सदी का भारत, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या था? ये बांग्लादेश वाला हिस्सा हमारे में शामिल था, और ये नेपाल हमारे में शामिल था, और ये पाकिस्तान भी हमारे में शामिल था। हम इस संपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे। हम अभी चलते हैं 1885 की यानी 19वीं शताब्दी में चलते हैं। चलिए हम यहाँ से 19वीं शताब्दी में चलते हैं और वहां पर देखते हैं क्या वातावरण यहाँ का था, कौन कौन सी परिस्थितियां वहां पर थी, उसको हम एक नजर से देखते हैं और उनके बारे में अभी अध्ययन करते हैं कि किस कौन कौन सी परिस्थितियां उस टाइम उत्पन्न हुई थी। देखिए, मैं बता देना चाहूंगा कि 19वीं शताब्दी के अंदर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो संगठन थे, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, जो पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें ब्रह्म समाज एक संगठन था, आर्य समाज एक संगठन था, रामकृष्ण मिशन एक संगठन था। इनके बारे में हम ऑलरेडी पीछे वाले क्लासों में कर चुके हैं, पूरा अध्ययन कर लिया, पूरा गहराई से हमने अध्ययन किया। अभी धार्मिक और सामाजिक के अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन थे वो राजनीतिक संगठन, उसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। अभी मैं ये बता देना चाहूंगा कि इन राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य क्या था। देखिए, मैं बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि इन राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की मांग बिल्कुल ही नहीं थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही उठी थी, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो कब उठी थी? जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे पढ़ेंगे, उसका अध्ययन जब हम करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि कब पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी थी। इस भारत के अंदर 19वीं सदी का जो भारत है, इसके अंदर ये जो संगठन बने थे, ये संगठन सब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संगठन थे, वर्ग आधारित संगठन थे। उसमें सभी लोगों का वर्ग, विभिन्न प्रकार के वर्ग उसमें शामिल नहीं थे। किसी में मध्यम वर्ग था, तो किसी में उच्च मध्यम वर्ग था, किसी में शिक्षित वर्ग थे, तो किसी में व्यापारी वर्ग था। इस प्रकार से अलग अलग वर्गों का संगठन थे। इन संगठनों की पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के संगठन होने की वजह से 1885 से ईस्वी से पहले भारत के लोगों के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही थी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे जो शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध जो आवाज उठाई जा रही थी, उसकी आवाज ब्रिटिश अधिकारियों के कानों के अंदर नहीं पड़ी थी, क्योंकि संगठन यानी एकता की कमी थी, समन्वय का अभाव था। समय समय पर, अलग अलग समय पर इस प्रकार के संगठनों का उदय हुआ था। अभी हम चलते हैं कि आखिरकार इन संगठनों का फिर उद्देश्य क्या था। इन्होंने जब पूर्ण साम्राज्य की यानी पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने की नहीं थी, तो फिर क्या इनका उद्देश्य था? ये लोग क्यों लड़ रहे थे? इनके पीछे क्या कारण था? देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है संगठनों का उद्देश्य। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? संगठनों का उद्देश्य। अभी हम देखेंगे कि इस प्रकार के जितने भी ये संगठन बने थे, इन संगठनों का आखिरकार क्या उद्देश्य था। देखिए, इनका पहले भी मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले भी मैंने बताया था कि इनका वर्ग हित था, इनका एक क्षेत्रीय हित था, कोई किसी के एक राष्ट्रीय हित, एक संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र मानते हुए एक राष्ट्रीय हित नहीं था। क्या था? देखिए, जितने भी हम पढ़ेंगे, जो भी 8 से 10 हम संगठनों का अध्ययन इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर जितने भी संगठनों का अध्ययन करेंगे,
प्रमुखतया उनका ये 5 मुख्य रूप से ये 5 ही उद्देश्य थे। मुख्य रूप से ये 5 ही उद्देश्य थे। अभी एक एक करके मैं बताना चाहूंगा कि पहला उद्देश्य क्या था इनका, राष्ट्रीय चेतना की चेतना जागृत करना। लोगों के अंदर राष्ट्र के बारे में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार की भावना नहीं थी। लोगों को एकजुट होने की भावना कतई नहीं थी। एक दूसरे से लोग, आप चलिए 19वीं सदी के भारत में चलिए, मैं लेके चलता हूं आपको। क्या था आज जो देख रहे हैं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से ये डेवलप नहीं था, विकसित नहीं था, एक दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था। यातायात के संसाधन बिल्कुल कम थे, संचार के साधन बिल्कुल कम थे। जहां भी कोई आंदोलन उठता तो आसपास के जो गांव के अंदर घर थे और छोटे छोटे गांव थे, उन गांव के अंदर जो आंदोलन उठता ना, वही एक बड़ा आंदोलन हो जाता, उसी का नाम दे दिया जाता। लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इसको निर्दयतापूर्वक उसका दमन कर देते थे और फिर समाप्त हो जाता था। वो लोग अब दोबारा अपनी हिम्मत नहीं उठा पाते थे कोई और संगठन खड़ा करने की। चलो हम 19वीं सदी में फिर चलते हैं। लोग क्या करना चाहते थे, जैसे धार्मिक सामाजिक सुधारक थे, इन्होंने उनका जो अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका एक साध्य था, वो क्या था कि भारत के अंदर ऐसा वातावरण, ऐसा राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना और ऐसे संगठन का निर्माण करना ताकि आगे चल करके पूर्ण स्वराज्य यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार इन लोगों का भी, ये जो संगठन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इनके जो अध्यक्ष रहे हैं, इनका जो नेतृत्व रहा है, उनके भी दिमाग में यही होने बैठा हुआ था कि हम इन लोगों को क्या करें, राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना की जागृति उनके अंदर कर देते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति इनकी भावनाओं को बढ़ाते हैं, इन राष्ट्र के प्रति एक लगाव क्रिएट करते हैं, विकसित करते हैं, ताकि ये लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे ना तो फिर बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा करने में सफलता प्राप्त हम कर सकते हैं। फिर अगला क्या उद्देश्य था, अगला था राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी राष्ट्रीय शिक्षा भी होती है अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने की शिक्षा, अपने राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने की, त्याग और बलिदान करने की जो शिक्षा थी, वो इन लोगों के द्वारा लोगों के मध्य प्रचार प्रसार किया जाना प्रारंभ किया था। उनका जो मुख्य संसाधन, ये जो साधन था, वो ये संगठन थे। उसके बाद अगला क्या उद्देश्य था इनका, सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। मैं बता देना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के आसपास जब हुई थी, तो उसके आसपास भारत के अंदर जो राजनीतिक सत्ता ब्रिटिशर्स ने स्थापित कर ली थी, उसमें भारतीयों का बिल्कुल ही योगदान नहीं था। तो भारतीयों के पास और तो कुछ नहीं था, और तो वो बहुत बड़ी मांग तो नहीं कर सकते क्योंकि उतने सक्षम थे नहीं, लेकिन उन्होंने मांग उठाई कि हमारा भी ये जो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ की जो सरकार है, इस सरकार के अंदर हमारा भी कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हम भी चुने जाने चाहिए, चाहे मनोनीत हो चाहे चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए, ये हमको भी मिलना चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा ये मांग उठाई गई थी, क्योंकि वो लोग कहाँ गए थे, ब्रिटेन में गए थे, और ब्रिटेन के अंदर स्वतंत्रता, समानता और निजी संपत्ति रखने का अधिकार की जो अवधारणा आ चुकी थी, बंधुत्व की अवधारणा आ चुकी, उदारवाद ने जन्म ले लिया था। कहां पे, यूरोप के अंदर उदारवाद ने जन्म ले लिया था। वही उदारवाद ये लोगों ने, ये संगठन करता थे, ये अध्यक्ष थे, ये लोग भी यहाँ पे उदारवाद स्थापित करना चाहते। उदारवाद एक संकीर्ण विचारधारा नहीं है, उदारवाद बहुत ही व्यापक विचारधारा है। उदारवाद का कभी हम जब चैप्टर ले जाएंगे, कभी जब क्लास लेंगे, तब हम उदारवाद की एक जो परिभाषा है हम समझाने का प्रयास करेंगे। उदारवाद जो विरोध यूरोप के अंदर आ चुका था, वो उदारवाद यहाँ पर भी हमारे जो राजनेता थे वो लेके आना चाहते थे। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे प्रशासनिक जो ढांचा था उसके अंदर भारतीयों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही कम था, ही नहीं के बराबर था। अधिकारी तो थे ही नहीं, लेकिन कर्मचारी या क्लर्कियल जो काम थे वो इन लोगों ने करवाने के लिए भारतीयों को भर्ती किया था। तो इन लोगों की ये भी मांग थी कि यहाँ की जो प्रशासनिक सेवा है ना, इसके अंदर हमारा भी कुछ प्रतिनिधित्व दीजिए, ताकि हम भी यहाँ रोजगार के संसाधन हमारे लिए भी उपलब्ध हो सके और हम भी उनकी कर सके। हम इस राष्ट्र के जो स्थायी नागरिक हैं, तो हमारे प्रति भी कुछ न कुछ हमारा भी हक बनता है। उन्होंने ये मांग उठाई। उसके बाद जनता को, इनका मुख्य उद्देश्य फिर एक ये भी था कि लोगों को वो संगठित करना चाहते थे, ये लोगों को आपस में जोड़ना चाहते थे। ये संगठन में अभी 8 से 10 संगठनों का अध्ययन इस
सेशन में कराने वाला हूं। इस सेशन का जो लास्ट वाला अध्ययन जो हम करेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक दूसरे संगठन को भी आपस में जोड़ने का प्रयत्न किया था और अंत में सभी संगठनों को जोड़ करके एक बहुत बड़े मंच का निर्माण हुआ था। वो 1885 में हुआ था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका अध्ययन हम आगे वाले सेशन में करेंगे। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा जो सब्सक्राइब का जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपके पास से जैसे भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास इसका मैसेज चला जाए। मैं बता देना चाहूंगा कि थार क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर प्ले लिस्ट के अंदर मेरी 2 क्लासें चल रही है। प्ले लिस्ट के अंदर मैं हमेशा सेव कर रहा हूँ। एक क्लास सुबह के सेशन में मैं इतिहास का क्लास लेता हूँ और शाम के सेशन में मैं ज्योग्राफी का क्लास लेने वाला हूँ, ले रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। जो कि एक तो भूगोल का अध्ययन के नाम से है, दूसरा इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से उनका हेडिंग दिया हुआ है। उनके अंदर में मैराथन क्लास चल रही है, ये संपूर्ण हम कंप्लीट करने वाले हैं। ज्योग्राफी को शाम को कंप्लीट करूंगा, शाम को डेली एक क्लास लेकर के, और इतिहास को सुबह निरंतर चला करके पूरे इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास को हम पूरा करेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आगे दूसरा सब्जेक्ट भी पकड़ूंगा, पॉलिटी भी पकड़ूंगा, उसके बाद दर्शन शास्त्र को भी पकड़ूंगा, और उसके बाद जो भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक फाउंडेशन क्लास चल रहा है, बच्चों का फाउंडेशन तैयार करने का एक क्लास चल रहा है। ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। जो 11वीं 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, एज वेल एज जो बीए में और जो नई तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसलिए अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलो टॉपिक पे आते हैं। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि भारत का ये जो नक्शा है ये 19वीं सदी का भारत है, और 1885 से पहले भारत में राजनीतिक संगठन हुए थे, वो उनका उद्देश्य क्या था ये भी बता दिया। अभी मैं आज आता हूं मेन मुद्दे के ऊपर कि हमारा आज का जो सेशन चलने वाला है वो किस मुद्दे पे चलेगा। वो चलेगा हमारा जितने भी ये राजनीतिक संगठन बनाए थे 1885 उस पर चलने वाला। नंबर 1 पे चलता हूं। देखो, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो संगठन है ना, ये सारे अधिकतम संगठन बने थे पश्चिम बंगाल, यानी वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है वो बंगाल क्षेत्र में बने थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए सबसे पहले उधर ही थे। वहां पे लोगों का जो झुकाव था बहुत ज्यादा था, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत उन्नत प्रदेश था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमारे किसानों का और तथा व्यापारियों का बुरी तरह से आर्थिक शोषण किया था। इसलिए यहाँ के लोग थोड़े जागृत भी हो गए थे, अपने अधिकारों की मांग जल्दी उठाना प्रारंभ कर दिया था। और यहाँ के लोग है ना, वो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा जाते थे, अदर देन दूसरे जो स्थान है, दूसरा हिस्सा है, उसकी बजाय यहाँ के लोग ज्यादा वहां पे जाते थे। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग जागृत भी जल्दी होंगे। जब जागृत होंगे तो उनके दिमाग में आएगी कि हम एक संगठन बनाते हैं, और संगठन बना करके हमारी जो आवाज है, हमारा जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध जो हम आवाज उठाएंगे तो शायद ब्रिटिशर्स के कानों के अंदर उनके पर्दे को जल्दी झनकार करेगा। तो इसी प्रकार सबसे पहला राजनीतिक संगठन भारत के अंदर कलकत्ता में बना था। क्या बना था? कलकत्ता के अंदर सबसे पहला राजनीतिक संगठन बना था, जिसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी। बता देता चाहता हूं कि 1857 की क्रांति से पहले हो गई थी, 1838 में। मुख्य रूप से यहाँ पर इनकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? 3 बुद्धिजीवों का नाम यहाँ पे लेना चाहता हूँ, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर। इन 3 लोगों ने मुख्य रूप से इस सोसाइटी की स्थापना की थी। अभी मैं बता देना चाहूंगा कि क्यों ये आगे नहीं बढ़ा, ये संगठन क्यों वापस खत्म हो गया, इस संगठन ये समाप्त क्यों हो गया। इसके पीछे एक कारण था। इस संगठन के जो लोग थे ना, वो कौन थे? वो बुर्जुआ वर्ग थे, यानी मध्यम वर्ग के लोग थे। बीच जो गरीब लोग थे उनको ही शामिल उन्होंने नहीं किया था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको भी इसमें शामिल नहीं किया। एक वर्ग विशेष का संगठन था। क्या था? एक वर्ग विशेष का संगठन, वर्ग विशेष का संगठन।
अब देखिए, वर्ग विशेष का संगठन था, इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि हम लड़े और हमारे अधिकार प्राप्त करें। कौन से? हमारे अधिकार, किसी दूसरे के नहीं, कोई राष्ट्र का अधिकार नहीं, सिर्फ किसका? हमारा अधिकार। हमारा अधिकार हम प्राप्त करें। इसके अंदर कौन कौन थे? हो सकता है बुर्जुआ वर्ग में यदि देखा जाए तो हो सकता है इसमें व्यापारी वर्ग होंगे। बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग उस टाइम का यदि देखा जाए तो व्यापारी वर्ग होगा। तो व्यापारी अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए इनके सामने ये आवाज उठाई थी, इनके सामने एक राजनीतिक संगठन बनाया था, लेकिन ये असफल हो गया। क्यों? क्योंकि एक विशिष्ट वर्ग विशेष से संबंध रखता है। कौन से वर्ग से? ये बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग, जब ये बुर्जुआ वर्ग सिर्फ एक ही वर्ग इसमें शामिल करेंगे तो और लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। इन दूसरे लोगों के प्रति इनका जोड़ने का जो रुचि थी वो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए ये 1838 के अंदर जो लैंड होल्डर सोसाइटी बना था ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। इसने किसके साथ और दूसरे एक संगठन था 1839 में बना था, उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके साथ उसने संबंध अपने बनाए और ये आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन आगे तक ये नहीं चल पाया। अभी नेक्स्ट इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6, 10 में से 6 संगठन तो सिर्फ बंगाल के क्षेत्र में विकसित हुए थे, आए थे, बनाए गए थे। ठीक है, उसके पहला हमने कर दिया लैंड होल्डर सोसाइटी। किसका था? ये बुर्जुआ वर्ग का था। 3 व्यक्ति, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर, ये 3 व्यक्ति थी। इस मानचित्र को अपने दिमाग के अंदर छाप लीजिए। और उसके बाद सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है? लैंड होल्डर सोसाइटी लिखा है। ऊपर किसका नाम है? प्रसन्न कुमार ठाकुर का नाम है। बीच में किसका नाम है? बीच में नाम है राधाकांत देव का, और नीचे किसका नाम है? द्वारकानाथ ठाकुर का नाम है। ये तीनों याद कर लो। कब हुआ था इसका संगठन का निर्माण? 1838 में हुआ था। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को याद कर लो। एज इट इज आते हैं इस प्रकार के फैक्ट। उसके बाद हम आगे वाले संगठन पे चलते हैं। नंबर 1 ये था। नंबर 2 पे चलते हैं, उसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब देखिए ये किस प्रकार का संगठन है। इस संगठन की जो उत्पत्ति हुई थी, इस संगठन को बनाया गया था वो 1843 ईस्वी में बनाया गया था। 1843 में बनाया गया था। देखिए नाम कौन है इसमें? जॉर्ज थॉमसन है, प्यारीचंद्र मित्र है। दोनों नाम को देख के नहीं लग रहा कि एक शायद हिंदू होगा और एक अंग्रेज होगा। सही बोल रहा हूं, एक था अंग्रेज और एक था हिंदू। अंग्रेज का नाम जॉर्ज थॉमसन था तो हिंदू का नाम प्यारीचंद्र मित्र था। तो इससे अनुमान लगाइए कि किस प्रकार के लोगों का संगठन था। यदि ब्रिटिशर्स जो यहाँ के जो सरकार में शामिल लोग थे वो तो इसके अंदर आएंगे नहीं, वो तो इस प्रकार की आवाज उठाएंगे नहीं ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। लेकिन फिर कौन उठाएगा? फिर ये अंग्रेज कौन आ गया? ये आ गया गैर सरकारी अंग्रेज, यानी गैर सरकारी अंग्रेज तथा भारतीयों का ये संगठन था। 2 ही आदमी आए, भारतीय थे और गैर सरकारी संगठन थे, 2 ही थे। इनका मुख्य उद्देश्य जो था भारत के अंदर राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। क्या था? राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो लोग थे वो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे। कौन थे? उच्च मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। अब उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे तो बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हुए। तो शामिल नहीं हुए तो ये भी संगठन नहीं चल पाएगा, ये भी संगठन आगे नहीं चल पाएगा। ये भी अपना अस्तित्व समय के साथ खो दिया था, ये भी नहीं चल पाया। इसके बाद एक संगठन और आया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भारत के अंदर 1851 में इस संगठन का गठन किया गया था। किसने? राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर। पहले वाला क्या हुआ भाई? इधर कहां गए? इधर जो लैंड होल्डर्स वाला चलाया था वो क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर बुर्जुआ वर्ग को इन्होंने शामिल किया। अब आगे आएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इन्होंने यही दोनों व्यक्ति आकर के 1851 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का निर्माण कर लिया। क्यों किया था? क्योंकि 1851 के बाद 52 और 53, 1853 यानी 1853 के अंदर भारत के अंदर फिर चार्टर एक्ट आने वाला था। उस चार्टर एक्ट के आने से पहले इन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। इन लोगों ने कहां किया? तीनों प्रेसिडेंसी में आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
एक तो बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर और बंबई के अंदर, तीनों प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए, कैसी, जैसी विधानसभा की तरह काम करे। क्योंकि उनको पता था, इन व्यक्तियों को, इन बुद्धिजीवी वर्गों को पता था इनको कि ऐसा यूरोप में चल रहा है, वहां विधानसभा है, उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व है, वहां का जो स्थानीय लोग हैं उनको लोग गवर्नमेंट प्रतिनिधित्व दे रही है, और उसके अंदर विधानसभा के माध्यम से लोगों की जो समस्या है ना वो सुनी जाती है उधर। उसको पता था उन लोगों को, तो बोला यार क्यों नहीं, जब वहां के वो लोग उस धरती के रहने वाले स्थायी नागरिक है तो हम भी तो इधर स्थायी नागरिक है ना, तो हमको भी दो। तो इन्होंने फिर इस संगठन के माध्यम से आवाज उठाई थी कि एक विधानसभा की तरह एक संस्था का निर्माण किया जाए और उसके अंदर भारतीयों का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये उनकी मांग थी। तो इसके अंदर और सदस्य भी थे। अरे भाई और भी सदस्य थे। कौन कौन थे? और बुद्धिजीवी थे। कौन हो सकते हैं? एक तो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? जो कांग्रेस, जो इनिशियली कांग्रेस का जो उदय हुआ था, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, प्रथम अध्यक्ष थे वो। दूसरे थे, जो व्यक्ति थे वो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ये कौन थे? ये भी कांग्रेस के बाद में अध्यक्ष बने थे। कौन? ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद एक मनमोहन घोष थे। मनमोहन घोष ये कौन थे? ये कलकत्ता जो हाईकोर्ट ना था, कलकत्ता जो कोर्ट था उसमें बैरिस्टर थे। कौन? मनमोहन सिंह। इसका मतलब आप अनुमान लगाओ कि ये सारे बुद्धिजीवी यानी शिक्षित वर्ग से संबंधित थे। और ये ब्रिटेन से पढ़ाई करके आए थे, लंदन से पढ़ाई करके आए थे, और वहां की जो शासन व्यवस्था उन्होंने देखी थी, वहां की शासन व्यवस्था उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी थी। और भारत में आने के बाद ये संगठन का निर्माण करके और आवाज उठाना प्रारंभ किया कि वैसे उस प्रकार की विधानसभा की संस्था यहाँ पे भी स्थापना की जाए, विधानसभा जैसी संस्थाओं की स्थापना यहाँ पर भी की जाए और उसके अंदर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रकार की आवाज उन्होंने यहाँ पे उठाई थी। तो इसमें कुछ फैक्ट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम है और 1851 में इसका गठन हुआ था और 1853 में जो चार्टर एक्ट आने वाला था उसके अंदर इस प्रकार की अपनी मांगों को शामिल करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई और लोगों को राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना मुख्य उद्देश्य इन सबको लोगों का था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग एक छोटा संगठन था। 1875 में शिशिर कुमार घोष की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और शिशिर कुमार घोष ने क्या किया था? राष्ट्रीयता की भावना और राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी जो अमृत बाजार पत्रिका उन्होंने निकाली थी। याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक जो थे, संपादक थे, वो थे शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष थे। और सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, उसके थोड़ा ध्यान देने की बात है कि अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उन्होंने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट संगठन कौन सा? इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना है वो 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में। याद करो, 1876 में स्थापना हुई। इसकी जो स्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। साल कौन सा था? 1876 था। याद करो, 1876 के बाद क्या आने वाला था भाई साहब? 1878 के अंदर दो कानून आए थे। एक आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके तहत भारत के अंदर प्रेस यानी अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सबसे बड़ा जो काला कानून एक तरह से कहा जा सकता है इसका। दूसरा था आर्म्स एक्ट। दोनों 1878 में आए थे। और आर्म्स एक्ट के तहत क्या किया था? भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। यदि हथियार रखा पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के दो एक्ट आ गए। उसके बाद क्या आया था? एक काला कानून आया था। वो कब आया था? वो 1883 ईस्वी में आया था। वो था एल्बर्ट बिल। इन तीनों का जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी तो इन लोगों ने मिलकर के जब आगे चल रहा था ये संगठन, तो इस संगठन का उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? इन तीनों कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई थी। और उसका इस जो ये ग्रुप था, ये जो इंडियन एसोसिएशन था, इनके साथ साथ और उन्होंने क्या मांग रखी थी, इन्होंने बोला था कि जो लिटन वाईफाई लिटन ने क्या किया था, जो यहाँ पे आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटा करके कितना कर दिया, 19 कर दिया गया था। इसके विरुद्ध भी उन्होंने आवाज उठाई थी। और उसके बाद साथ साथ में ये संगठन ने क्या राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम किया था, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये सारी की सारी मांगे तो इनका मूल उद्देश्य था। इसलिए मैंने प्रमुख रूप से यहाँ पे इन 4-5 मांगों को मेंशन किया ताकि आपको प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक संगठन के बारे में उसका उद्देश्य सामने पता चलता रहे। उसके बाद चलिए, अब हमने पूर्वी भारत के अंदर ये थे कितने, 1 2 3 4 5, और फिर एक आगे आएगा सबसे बड़ा। अभी भाई साहब इन लोगों ने बंगाल के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संगठन का निर्माण करने में सक्षम थे, उनको सब पता था और उनको ये पता था कि हम क्या मांग हमको रखनी चाहिए, कौन सी मांग क्या है, वाजिब है, इसके बारे में उन सब लोगों को पता था। तो फिर ये देखा कि 1838 यदि देखा जाए तो पूरी शताब्दी चली गई है, यानी लगभग 40 साल चले गए। यहाँ पे लोगों ने विभिन्न प्रकार के गठ संगठनों का निर्माण, राजनीतिक संगठन भी बनाए, लेकिन सब फेल हो गए। क्या करें, इनका किसी का अस्तित्व नहीं बचा है, कोई मरा सरा चल रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, कोई मरा पड़ा है, कोई अधमरा हो रखा है, कोई समाप्ति हो गया। तो क्या करें, देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना राम रत्नू लाहिड़ी के द्वारा की गई थी। ये राम रत्नू लाहिड़ी 1883 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 27 से 28 कब 29 से 30 दिसंबर 1883 में राम रत्नी लाड़ू ने क्या किया था, इल्बर्ट हॉल जो कि कहां पे है, कलकत्ता के अंदर है, इसके अंदर सभा का आयोजन रखा और उन्होंने लोगों को निमंत्रण भेजा, आमंत्रित किए। किन किन को, जो मुख्य लोग थे, कौन, जो इस प्रकार के संगठन बनाने में माहिर थे। उनको पता था कि इनको सबको पता था कि इन लोगों को यदि हम इधर लेके आ जाएंगे ना, जो पहले इन्होंने छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, उनका तार हमारे साथ जोड़ देगा तो फिर एक बहुत बड़ा हम संगठन का निर्माण कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच थी राम रत्नू लाहिड़ी की, बहुत ही बढ़िया सोच थी, जिन्होंने इस प्रकार का एक सम्मेलन रखा था। उस सम्मेलन का नाम ही राष्ट्रीय सम्मेलन कर दिया। देखो, इस सम्मेलन का राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ साथ इसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कर दिया। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत को इसमें लपेटे में लेना चाहते थे। पूरे भारत में जितने भी संगठन थे ना, उन सबको इसके साथ समा देना चाहते थे, साथ में जोड़ना चाहते थे, सबको जोड़ करके एक एकता स्थापित करना चाहते थे। कौन, राम रतन लाहिड़ी तथा अन्य सदस्य जो इसके थे, उन लोगों ने इस प्रकार की आवाज उठाई। अब ये संगठन का उद्देश्य यही था, सारे यही उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को इनको अपने केंद्र बिंदु में रखे थे। और उसके बाद इनकी जो एक सबसे पहली जो सम्मेलन हुआ था वो 29 दिसंबर 1883 में हुआ था। फिर इन्होंने हर साल ये संगठन ये सम्मेलन करना निश्चित किया कि हम हर साल करेंगे। फिर एक 1884 में 25 से 27 दिसंबर 1884 में हुआ। और इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, कब, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, कहां पे, बॉम्बे में हुआ था। कब, 1884। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसमें कौन कौन नहीं पहुंच पाए, ये सारे लोग नहीं पहुंच पाए, जितने भी बंगाली दादा थे। कौन कौन है, ये जो द्वारकानाथ है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, आनंद कुमार बोस है, इस प्रकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी वहां पे नहीं पहुंचे थे। इसलिए ये सम्मेलन जो 84 के अंदर हुआ था वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद आगे चलेंगे हम, इस वाला पूरा हिस्सा कंप्लीट हो गया कि पूर्वी भारत के कलकत्ता एक संगठनों का, क्या बोलते हैं, एक संगठनों का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था। यहाँ के लोग बहुत संगठन बनाए थे, जिनका हम 6 का तो यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अभी हम थोड़ा दूसरे भाग में भी चलते हैं, कहाँ कहाँ और भी तो संगठन हुए होंगे ना। देखो, दर्द सभी को होता है। जब उनका शोषण हो रहा था तो सब लोगों को दर्द होता है। तो कौन कौन लोग इस दर्द की कर्राहट को अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाने में सफल हुए थे। तो फिर एक हम मद्रास की तरफ भी चलते हैं, दक्षिण भारत में भी चलते हैं, वहां भी कुछ हुआ होगा। तो वहां पे एक थी मद्रास महाजन सभा का, क्या थी, मद्रास महाजन सभा थी। ये 1884 में इस महाजन सभा का गठन हुआ था। ये एक संगठन बनाया, राजनीतिक संगठन। उनका मुख्य उद्देश्य यही था। उसके अंदर कौन कौन लोग थे, एक तो थे पी रंगिया नायडू। कौन थे, पी रंगिया नायडू थे। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति थे, वो थे जी राघवाचार। और एक थे आनंद चार्लू। वो इस संगठन के क्या थे, सचिव थे। इन्होंने क्या किया, ये एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास,
पहले भी बता दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इधर लिख देता हूं बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी इधर थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी इधर थी। इन तीनों के अंदर इन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए, ये राजनीतिक केंद्र स्थापित किए। किसने? इसमें मद्रास महाजन सभा ने। ठीक है, इनका भी काम था जन जागृति पैदा करना। अब आइए दूसरी एक इधर भी जाते हैं, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी उसमें भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। वहां पे था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका जो स्थापना 1885 में हुई थी। जमरोज जीजाबाई इसकी अध्यक्ष थी, और बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता भी इनके सदस्य इस संगठन के थे वहां पे। उसके बाद हम मद्रास प्रेसिडेंसी की एक की कर लिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी कर लिया, और कलकत्ता के तो हमने कितने कर लिए? 6 कर लिए। इस प्रकार कुल मिला के ये संगठन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 संगठन हो गए। मुख्य रूप से 8 संगठन काफी हैं, जो कि 1885 ईस्वी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक संगठन बने थे। उनका अध्ययन हम इस सेशन में किया है, और ये कौन से काल का किया है? 19वीं सदी के भारत का जो परिस्थितियां थी उसी के अनुरूप इस प्रकार के जो संगठन बने थे उनका अध्ययन किया है। अभी हम यहाँ पर ऐसे इन संगठनों की कक्षा को हम यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, उसकी स्थापना हम आगे वाले सेशन में करेंगे, और उसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य किस किस के क्या थे, किसमें क्या छुपा हुआ था, उस प्रकार के सारे अध्ययन हम आगे वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है, और साथ साथ में अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके तथा मुझे मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।